नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज मोदी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, सब बैठे और उस वक्त एक ऐसा फैसला हुआ जिससे सीधे सीधे 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अब आप सोचेंगे कि चुनाव तो खत्म हो चुका है, ऐसे में गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाने के पीछे की क्या वजह हो सकती है। बहुत लोगों ने कहा था चुनाव खत्म होते ही राशन मिलना भी बंद हो जाएगा, मगर चुनाव खत्म होते ही मोदी ने इसे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया। अब पहले की तरह 80 करोड़ लोगों को यह मुफ्त अनाज का फायदा मिलता रहेगा। अब तक मोदी सरकार इस स्कीम में 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अगले 6 महीनों में 80,000 करोड़ रुपए और खर्च होंगे, तो कुल जमा खर्च 3,40,000 करोड़ रुपए का होगा। मोदी के विरोधियों की सोच चुनाव तक रह जाती है और मोदी चुनाव से वोट से आगे की सोचते हैं, इसलिए कड़ा और कठिन फैसला ले पाते हैं। जिस प्रधानमंत्री ने खुद गरीबी देखी हो, वही गरीबों का दर्द समझ भी सकता है। और यह बात मोदी नहीं, मोदी के साथ जिन लोगों ने दिन रात सुबह शाम वक्त गुजारा है, वो तफसील से बताते हैं। मोदी स्टोरी में आज एक ऐसी नहीं, दो नहीं, दर्जनों कहानियां हैं, ऐसी बातें जो खुद मोदी ने कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं बताई। आज वो सारे चैप्टर एक एक करके खुलेंगे। इकहत्तर के मोदी 76% की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के टॉप लीडर बने हुए हैं। 24 मार्च 2022 का अपडेटेड डेटा आ गया है। गौर से देख लीजिए, बाइडेन नीचे की रो में है, मैक्रो, मॉरिसन, जॉनसन, दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी बॉटम में है। तमाम लीडर्स में मोदी इकलौते ऐसे लीडर हैं जिन्हें अप्रूव करने वालों का परसेंटेज नेट 57% प्लस में है। मोदी में ऐसा क्या है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है, लीग से हटकर मोदी को खड़ा करता है, वर्ल्ड का बेस्ट पीएम बनाता है? इन सारे सवालों के जवाब मोदी फाइल्स में है। ये एक ऐसी फाइल है जिसमें मोदी के अनसुने किस्से हैं। प्रधानमंत्री की जिंदगी के वो अनछुए पल जिनके बारे में मोदी ने नहीं, उन लोगों ने मिनट टू मिनट डिटेल दी है जिन्होंने कभी मोदी के साथ काम किया, उन्हें देखा, उन्हें परखा, उन्हें समझा। चाय वाले से लेकर संघ के प्रचारक, फिर संगठन, फिर सीएम, फिर पीएम। मोदी की जिंदगी से जुड़ी ये ऐसी बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। ये मोदी स्टोरी है, मोदी की स्टोरी है, मोदी पर स्टोरी है। इसे मोदी के बहुत करीबी लोगों ने सुनाई है। ऐसी बातें, ऐसी कहानियां जिनका जिक्र खुद मोदी ने कभी सार्वजनिक जीवन में नहीं किया। ऐसी 1, 2, 3 नहीं, 50 कहानियां हैं। 50 कहानियों की गवाहियां हैं। एक एक डिटेल, एक एक बात मोदी स्टोरी की एक्सक्लूसिव फाइल्स में है। वो कौन सी घटना थी जिसने मोदी की जिंदगी बदल दी? वो कौन सी घड़ी थी जब मोदी फूट फूट कर रोए थे? मोदी ने अपनी मां के दिए उन 11 रुपयों का क्या किया जिसने बीजेपी में जीत की जान फूंक दी? 90 के दशक में ऐसा क्या हुआ था जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच मोदी के भाषणों का कैसेट सुपरहिट हो गया? इमरजेंसी के दौर में जब मोदी ने सिख का चोला पहना तो पुलिस वाले ने मोदी से क्या पूछा, मोदी ने क्या जवाब दिया? बतौर बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता के नाते मोदी जब टीम के पत्थरों पर सोते थे तो उनकी पीठ पर कौन सा निशान बन जाता था? किसी जमाने में साप्ताहिक कॉलम लिखते वक्त नरेंद्र मोदी खुद अपना नाम न लिखकर अनिकेत क्यों लिखते थे? किसी बीजेपी कार्यकर्ता के बुखार के वक्त मोदी रात रात जागकर कैसे उसकी सेवा करते थे? आज ऐसी एक नहीं, मोदी की कई कहानियां हैं हमारे पास। हर कहानी में एक संघर्ष है, कुछ कर गुजरने वाली मोदी की जिद है। इसी जिद ने बीजेपी के एक छोटे से कार्यकर्ता को आज देश का प्रधानमंत्री बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं मोदी स्टोरी और आपको सुनाते हैं पहला किस्सा। यह किस्सा गरीबी से मोदी के एक एनकाउंटर का है। मोदी ने बहुत करीब से गरीबी देखी है, उस गरीबी को जिया है। मोदी को एहसास है कि एक गरीब होने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मोदी ने वो समय देखा है जब कैमरे नहीं होते थे, कैमरे वाला प्रचार नहीं होता था। एक ऐसी घटना 1980 के दशक में उस वक्त हुई थी जब बतौर प्रचारक मोदी एक स्वयं सेवक के घर पहुंचे थे। भूख लगी थी, खाना खाना था। फिर जब मोदी को बाजरे की रोटी का आधा टुकड़ा मिला, छोटी सी कटोरी में दूध मिला,
उसके बाद मोदी ने जो किया वो सुनकर किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी उस शख्स ने सुनाई है जिसने मोदी से सीधा सवाल पूछा था, ऐसी कौन सी घटना थी जिसने मोदी को झकझोर कर रख दिया। उस शख्स का नाम है डॉक्टर अनिल रावल। आप भी सुनिए। मैंने उनको एक प्रश्न किया कि आपको ऐसा कैसा अनुभव हुआ कि आप अंतिम मानवीय के उत्थान के लिए दृढ़ निश्चयी हो गए। तो उन्होंने बोला कि मैं एक गांव में गया था, मैं पूर्णकालीन प्रचारक था, स्वयंसेवक था। तो दोपहर का 1 बजा था। तो स्वयंसेवक जो पूर्णकालीन प्रचारक होते वो दोपहर का भोजन प्राप्त करने के लिए किसी स्वयंसेवक के घर जाते हैं। तो मैं एक स्वयंसेवक के घर गया। वो घर नहीं था, झोपड़ा था। और वो झोपड़े में उनकी पत्नी थी, एक छोटा बच्चा था और वो स्वयंसेवक था। उन्होंने मुझे पूछा खाने के बारे में, तो मैंने हाँ बोला। उन्होंने मुझे एक उबड़ खुबड़ थाली में बाजरे की रोटी का एक आधा टुकड़ा दिया और एक छोटी सी कटोरी में मुझे दूध दिया। उस वक्त माँ की गोद में वो बच्चा बैठा हुआ था और वो एक ही नजर से वो दूध की कटोरी को देख रहा। मैं समझ गया ये दूध वो बच्चे का है जो मुझे दिया गया है। मैंने बोला कि मैं बाहर नाश्ता करके आया हूं, मुझे आधा टुकड़ा है उसमें से आधा टुकड़ा दो। और मैंने वो आधा टुकड़ा पानी के साथ खाया, वो दूध छोड़ दिया। और उसकी माँ ने वो दूध की कटोरी वो बच्चे को दिया। वो बच्चा एक ही सांस में दूध पी गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा दिल भर आया। ये क्या हो गया? मेरा देश इतना गरीब है, इतने अभावग्रस्त लोग हैं मेरे देश में। मैंने मन में निश्चित किया कि मैं भारत के अंतिम मानवीय के उत्थान के लिए मेरी जिंदगी जीऊंगा। सोचिए, ये 80 के दशक की बात है। मोदी ने तब सोच लिया था गरीबी मिटाकर दम लेंगे। आज विरोधी मोदी से पूछते हैं राशन देने से क्या होता है, मगर विरोधी ये नहीं समझते हैं कि गरीबी की भूख क्या होती है। सच तो ये है कि गरीबी को जीना भी पड़ेगा, गरीबी की बात को समझना भी पड़ेगा। 50 कैमरों के साथ गरीबों के घर जाकर फोटो खिंचवाने से नहीं होगा। चांदी का चम्मच लेके चलने वाले लोग गरीबी के गौ को भी नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं है कि देश में वेलफेयर स्कीम नहीं चली, पहले भी चली, 70 साल से चल रही है। बहुत सारे नेता नोट दो, वोट दो करते रहे, लेकिन मोदी ने सोच बदल दी। गरीबी वाले ट्रेजेक्टरी को मोदी ने समझा और तब जाकर पहले सीएम और अब बतौर पीएम गरीबों के कल्याण के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। आधी बाजरे की रोटी, आधा दूध, गरीब की कुटिया। मोदी ने अपने जीवन में सब देखा है। भूख जब लगती है तो क्या महसूस होता है, मोदी अच्छी तरह समझते हैं। इसी से जुड़ा एक निजी किस्सा गुजराती लेखक किशोर मकवाना के पास भी है। मेरी बेटी है अर्चना, उससे जुड़ा एक प्रसंग है। मैं, मेरी बेटी और मेरी पत्नी, हम तीनों नरेंद्र भाई से मिलने के लिए गए और नरेंद्र भाई के वहाँ अभी हम बैठे ही थे, बातचीत हमारी शुरू ही हुई और मेरी बेटी ने रोना प्रारंभ कर दिया और इतने जोर जोर से रोने लगी कि उसको शांत रखना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो एकदम नरेंद्र भाई खड़े हुए और गए और कार्यालय का जो रसोई घर था उसमें वो गए और पता नहीं वो कहाँ से दूध का अरेंजमेंट किया और वो दूध लेकर आए और बिटिया को दिया कि उसको पिलाओ। और बिटिया ने दूध पिया और एकदम शांत हो गई। मोदी नॉन स्टॉप काम करते हैं, चुनाव जीतते हैं, बावजूद इसके विरोधी पूछते हैं कि मोदी में ऐसा क्या है कि वो रुकते नहीं, थकते नहीं, हारते नहीं। जवाब बहुत सिंपल है, मोदी जनता की नब्ज पकड़ते हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं। वो ऐसा आज से नहीं, कई सालों से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मोदी की लाइफ की ये वैरायटी ही बाकी सारे नेताओं पर भारी पड़ती है। चलिए अब आपको द नरेंद्र मोदी फाइल्स का दूसरा किस्सा सुनाते हैं। शीर्षक है कार्यकर्ताओं से मोदी कनेक्ट। मोदी सीएम बाद में बने, पीएम बाद में बने, मगर पहले वो एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर डटे रहे, लगे रहे, सालों साल तक मेहनत करते रहे, बिना किसी पद पर रहते हुए अपने जैसे कार्यकर्ताओं की देखरेख करना,
जरूरत के समय उनके लिए खड़ा रहना, सुख दुख हर सिचुएशन में हाथ पकड़े रहना मोदी की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। और आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि मोदी ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। एक ऐसा ही किस्सा गुजरात के बीजेपी नेता रोहित दवे के पास है। इन्होंने बताया कि कैसे एक कार्यकर्ता के निधन पर फूट फूट कर रोए थे मोदी। हमारे महामंत्री थे तुषार भाई देशमुख, आपको शायद नहीं मालूम होगा, बहुत टाइम हो गए। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो हम लोग स्मशान में गए थे और नरेंद्र भाई भी आए और हमने जब देखा ना, नरेंद्र भाई फूट फूट के रोए थे। तुषार भाई न उनके भाई थे न उनके कोई सगे में थे, बस यही सबक पार्टी में साथ में काम करने का। मगर नरेंद्र भाई पूरा जितने कार्यकर्ता थे ना सब रो पड़े। बोले यार हम खुद नहीं समझ पाते कि ये आदमी का क्या समझना इसको। एक बाजू देखो तो एकदम उदार दिखे, एक बाजू देखो तो एकदम टाइट दिखे। इतने नरेंद्र भैया। मोदी बहुत सख्त हैं, इतनी जल्दी भावुक नहीं होते, अगर होते भी हैं तो किसी को पता नहीं चलने देते। आज देश की सियासत में बीजेपी जिस पोजीशन पर है उसमें मोदी का बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ पर्सनल कनेक्ट बहुत बड़ी वजह है। कुछ और किस्से सुनिए, आप समझ जाएंगे कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए मोदी के क्या मायने हैं। वो प्रांत के महामंत्री होते हुए भी स्टेज पे नहीं बैठे, वो पीछे कार्यकर्ताओं के बीच में खड़े थे। हम सब जाके मिले उनसे पूछा क्यों नरेंद्र भाई आप यहां खड़े हैं? बोले गुजरात यहां है। दुख की घड़ी में परिवार, संघ परिवार के किसी भी बेटी के ऊपर कोई भी आपत्ति आए, नरेंद्र भाई हमेशा तैयार रहते हैं मदद के लिए। ये मेरा खुद का अनुभव है। रात को 1:30 बजे एक मीटिंग खत्म करके आए, रात को मेरे को बुखार चढ़ा अचानक। रात को 3:30 बजे तक मैंने सर पर पानी का पोता रखकर, मेरे को जब तक बुखार नहीं उतरा तब तक बैठे रहे और सुबह 5:30 बजे तो काम चालू कर दिया खड़े होकर। जब दूसरे दिन मैं देर से जगा तब मैंने कहा कि आपने इतने देर सवेर इतने जल्दी, क्योंकि नीरज ये तो अपना काम है और कार्यकर्ता की चिंता हम नहीं करेंगे कौन करेगा। हर कार्यकर्ता के साथ मोदी सिर्फ खड़े नहीं रहते, वो उनके साथ जीते हैं, जागते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। इसी का एक दिलचस्प वाकया तब का है जब मोदी आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम किया करते थे। सोने के लिए जगह नहीं होती थी तो मोदी क्या करते थे, ये किस्सा गुजराती लेखक किशोर मकवाना के पास है। वहाँ जो धोलका का जो आरएसएस का कार्यालय था वो बिल्कुल छोटा सा कार्यालय था। हमारा रसोई घर भी बड़ा होता है, इससे छोटा था। तो वहाँ पर नरेंद्र भाई रात को रुकते थे। वो दिक्कत तब होती थी जब रात को सोने के समय, क्योंकि नरेंद्र भाई की हाइट थी और कार्यालय एकदम छोटा था तो सोने में दिक्कत होती थी। तो बाद में हम क्या करते थे कि वो टीन के जो पत्रे आते हैं उस पर मतलब कार्यालय के ऊपर जाके हम छत पे जाके सोते थे। तो वो जो टीन के जो पत्थर बोलते हैं जो वो ऐसे डिज़ाइन वाले होते हैं, तो पीछे जो पीठ पर है वो डिज़ाइन अंकित हो जाती थी। तो इस प्रकार का कठोर परिश्रम नरेंद्र भाई का उस समय हमने देखा है। मोदी को लाइमलाइट में रहने का शौक नहीं है, पर्दे के पीछे रहकर काम करना उनकी आदत है। द नरेंद्र मोदी फाइल्स का तीसरा किस्सा इसी से जुड़ा है। किसी जमाने में वो साधना साप्ताहिक में कॉलम लिखा करते थे, मगर बाईलाइन नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं, अनिकेत के नाम से होती थी। उस समय नरेंद्र भाई ये साधना साप्ताहिक में कॉलम लिखते थे। वो हर सप्ताह एक आर्टिकल लिखते थे और उनकी कॉलम का नाम था अक्षर उपवन। और वो नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं लिखते थे, वो अनिकेत के नाम से लिखते थे। मगर बावजूद भी वो हमें पूछते थे कि इस बार का आर्टिकल मेरा कैसा लगा आपको। तो हमें थोड़ा ये तो इतने, मगर वो जानना चाहते थे कि मैंने जो लिखा वो सही है या नहीं। मोदी खुद तो पीछे रहते हैं, मगर अपने साथ काम करने वाले छोटे से छोटे कर्मचारी को फुल रिस्पेक्ट देते हैं। सिलसिला सालों से चला आ रहा है। द नरेंद्र मोदी फाइल्स का चौथा किस्सा इसी से जुड़ा है और वो है सहयोगियों का रिस्पेक्ट करना। इसी से जुड़ा एक किस्सा दीपक के पास है।
दीपक किसी जमाने में रोहतक भाजपा कार्यालय में मोदी के निजी सहयोगी हुआ करते थे। पीएम बनने के बाद भी मोदी इन्हें नहीं बोले, एक सभा में बुलाया, सबसे इनकी मुलाकात करवाई। मगर इस किस्से से पहले का किस्सा दिलचस्प है। तब मोदी ने दीपक को समझाया था छोटी से छोटी चीज का ध्यान कैसे रखना है, किसी चीज को बर्बाद नहीं होने देना है। एक दिन सुबह सुबह सब नाश्ता करके निकल गए थे। मेरे ख्याल 9 बजे सुबह गेट में से आवाज़ आई, बगैर बताए आए थे। उस टाइम मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, अब लैंडलाइन में फ़ोन नहीं किया होगा। गेट में से आवाज़ लगाए तो मैं गेट पे पहुंचा। वो सीधा गेट में से सीधा किचन में गए तो मेरे को बोले, भाई नाश्ता है कुछ खाने पीने का? मैंने कहा सब नाश्ता करके चले गए जी, अभी तो कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं। ऊपर किचन के ऊपर देखा तो डब्बा रखा हुआ था वो अचार का। तो बोले ये अचार क्या है? मैंने कहा ये मसाला है जी, अचार ख़त्म हो गया है। तो बोले अच्छा ये क्या करते हो? मैंने कहा जी ये तो कोई किसी काम का नहीं है, फेंक देते हैं। तो बोले नहीं, तुम्हें इसको निकालो बाहर, प्याज काटो। मेरे को प्याज कटवाया, खुद आटा बनाया उन्होंने और जो अचार का मसाला था उसमें डाल दिया। आटा बनाने के बाद बोले पराठा मैं बनाता हूँ। तो फिर उन्होंने परोठा बनाया, 2 पराठा वो खाए, मैंने भी खाया, ड्राइवर को भी, मतलब दोनों इकट्ठे बैठ के किचन में खाना खाए, मतलब नाश्ता किया। तो बोले कोई भी चीज़, सब चीज़ उपयोग में होता है, थोड़ा सा ध्यान दो, खराब करके फेंकना नहीं है सब चीज़। द नरेंद्र मोदी फाइल्स का 5वां किस्सा भावुक कर देने वाला है। ये मोदी के दिल के सबसे करीब था, यानी देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों के परिवार को सही मुकाम देना। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब मोदी ने हरियाणा की सुधा यादव से संपर्क किया और एक शहीद की पत्नी को देश की संसद में भेजा। जिस इलाके में मैं रहती थी वहां से 18 लोग ऐसे थे जो कारगिल वॉर में शहीद हो गए थे। उस समय माननीय मोदी जी हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे और उनके मन में एक विचार आया कि किसी शहीद परिवार की महिला को हमको चुनाव लड़वाना चाहिए। तो हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, चौधरी ईश्वर सिंह जी। जब मैं इन बातों को स्वीकार नहीं कर रही थी तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उनसे बात करिए। और उन्होंने मुझे नरेंद्र भाई का नंबर दिया। मैंने लैंडलाइन से उनको नंबर मिलाया। वो 7 हरीशचंद्र माथुर लेन पे रहा करते थे। उन्होंने स्वयं उस फ़ोन को उठाया, मैंने अपना परिचय दिया कि ये मेरा परिचय है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अनेक लोग मेरे पास में बार बार चुनाव की बात करने आते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे आपका नंबर दिया है। उन्होंने कहा सुधा जी देखिए, जीवन में आपके बदलाव आया है, पति ने शहादत दी है, अब आप समाज सेवा के लिए बाहर आए। मैं उनसे 7 हरीशचंद्र माथुर लेन पर परिवार के कुछ लोगों के साथ, पार्टी के 2-3 वरिष्ठ नेताओं के साथ में मिलने गई थी। तब वो मेरी पहली मुलाकात थी और मैंने जाकर के देखा कि वो किसी सांसद का निवास है जिसमें पीछे 2 कमरे थे और वो नीचे गद्दा लगा करके वहीं पर किताबों का ढेर और एक टेलीफोन रख करके उसी पर रहते थे। आप जूते चप्पल बाहर निकाल के वहीं बैठ के उनसे चर्चा करें। तो लगा कि इतना बड़ा जिसको सब लोग तोप कह रहे थे वो आदमी तो बिल्कुल जमीन पर बैठ करके बात करता है। तो ऐसी अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी एक साधारण घर में पैदा हुए, देश सेवा के लिए, जनसेवा के लिए संकल्प लिया और उसके बाद आपने अभी बहुत से लोगों से सुना कि कैसे उस जनसेवा के काम में लगे हुए उन्होंने ऐसा जीवन जिया जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए नरेंद्र मोदी औरों से अलग हैं, क्योंकि वो जानते हैं गरीब होना क्या होता है। वो जानते हैं जो व्यक्ति असहाय है वो कैसा महसूस करता है। आपने बहुत से लोगों से सुना कितना साधारण जीवन जिया करते थे। अभी एक शहीद की पत्नी बता रही थी कि जिस व्यक्ति को उनकी पार्टी के नेता एक बहुत पावरफुल नेता बताते थे, बड़ा ताकतवर शक्तिशाली नेता बताया करते, जब उनसे मिलने गई तो उनका क्या अनुभव रहा। उन्होंने खुद बताया कि जमीन पर गद्दा लगाकर सोने वाले नरेंद्र मोदी उन दिनों अपनी पार्टी में बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन ऐसा उनके व्यवहार में कहीं नजर नहीं आता था। और तब से लेकर आज कई दशक बीत चुके हैं। नरेंद्र मोदी वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं,
वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और आज भी उनको लोग ऐसे ही याद करते हैं। लेकिन मोदी की यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, शुरू हुई थी, क्योंकि देश के लिए शहादत देने वाले बहादुर की पत्नी को चुनाव लड़वाने के लिए मोदी ने अपनी मां के दिए 11 रुपए गर्व से दान कर दिए। खुद सुधा यादव ने पूरा वाकया बताया है। चुनाव के अंदर तो बहुत अधिक पैसा लगता है और मेरे पास तो पैसा है नहीं। उन्होंने कहा सुधा जी आप हाँ भरिए, आपको संगठन चुनाव लड़ाएगा। तो पहली कार्यकर्ता मीटिंग गुड़गांव के अग्रवाल धर्मशाला में रखी। उन्होंने कहा कि जिसको हमने चुनाव लड़वाया उसके पास कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि देखो मैं प्रचारक आदमी हूँ, कभी कभार घर जाना होता है। जब मैं अपनी माँ से कई वर्षों पहले मिलने गया तो चलते हुए माताजी ने मुझे 11 रुपए दिए थे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उन्होंने कहा कि कभी तेरे काम आएंगे तो इनको ले जा, लेकिन मेरा तो सब संगठन खर्चा उठाता है। तो वो माँ के 11 रुपए मेरे पास में रखे हुए हैं और आज मुझे ऐसा लगता है कि सही दिन है जब मैं 11 रुपयों का योगदान अपनी इस बहन को चुनाव लड़वाने के लिए कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक चादर नीचे बिछवाई, उसके ऊपर एक स्टील का कलश रखा गया और उन्होंने अपनी पॉकेट में से वो 11 रुपए निकाले कि आज मैं अपनी इस बहन के चुनाव में योगदान देने के लिए माँ के दिए हुए ये 11 रुपए देता हूँ। आधे घंटे के अंदर 7.5 लाख रुपए उस चादर और कलश के ऊपर उनके उस आह्वान पर आए थे। द नरेंद्र मोदी फाइल्स का छठा किस्सा इमरजेंसी के दौर का है, जब मोदी का अचानक पुलिस से आमना सामना हो गया। इस तस्वीर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इमरजेंसी का दौर था, मोदी ने सिख वेश धारण कर लिया, वो छिपते रहे, बचते रहे, लेकिन एक दिन पुलिस सामने आ ही गई। मगर मोदी भागे नहीं, निडर होकर जवाब दिया पुलिस को। वो जिस घर में छिपे थे वहां के लोगों ने भी मोदी को नहीं पहचाना। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब वो हमारे घर पे सरदार जी बन के रहे थे। हमारे पुराने घर पे मधुकुंज में हम लोग रहते थे, वहां पे रहते थे। एक बार क्या हुआ कि वो सरदार जी के वेश में बाहर निकल रहे थे और सामने से पुलिस वाला आया। तो पुलिस वाले ने उनको पूछा कि भाई यहाँ पे नरेंद्र भाई कहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को तो नहीं पता है, आप अंदर जाके पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ रहते हैं। और वो पुलिस वाला अंदर गया और वो अपना स्कूटर लेकर, वो मेरा भाई थोड़ा आगे खड़ा था, तो उनको जहाँ पे जाना था वहां पे मेरे भाई ने उनको लेकर के छोड़ दिया। मीन्स और सरदार जी में हम लोग भी एक बार तो नहीं पहचान पाए थे। मोदी की स्टोरी सिर्फ कार्यकर्ता मोदी, प्रचारक मोदी, सीएम मोदी तक सीमित नहीं है। पीएम बनने के बाद भी मोदी वैसे ही रहे जैसे पहले थे। बीजेपी परिवार से जुड़े लोगों को पिता जैसा प्यार दिया, सम्मान दिया। चंडीगढ़ के बीजेपी नेता संजय टंडन के पास मोदी की एक ऐसी ही कहानी है। 2018 में मेरे पिताजी उस समय छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे और अचानक 14 अगस्त को उनका देहांत हो गया। मैं जैसे जैसे मेरे को थोड़ा पता लगा कि उनको अटैक हुआ है, तो मैं यहाँ से तुरंत मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा और एयरपोर्ट पहुँचने तक मेरे को खबर मिली कि उनका देहांत हो गया। उसी समय मैंने कोशिश करी कि वहाँ से रायपुर जाने का जो भी डायरेक्ट संबंध है, वो मैं डायरेक्ट फ्लाइट है वो मैं ले सकूं, लेकिन उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि शायद मैं शाम के 5-6 बजे से पहले नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जो हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी, उनका मेरे को फ़ोन आया जब उन्होंने सारी डिटेल बताई। तो मेरे को उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बता दिया है, तो तुम ऐसा करो कि वो जल्दी से तुम दिल्ली पहुंच जाओ, आगे का इंतज़ाम जो है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ से आपका प्राइवेट इंतज़ाम कर दिया जाए। तो मेरे को मोदी जी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि बेटा मैंने आपका
यहाँ से रायपुर जाने का उसका प्रबंध, और रायपुर से आप पिताजी के शरीर को लेकर वापस चंडीगढ़ रात तक पहुंच सको, उसका भी प्रबंध कर दिया। तो उन्होंने इसका भी प्रबंध एयरफोर्स स्टेशन अंबाला में हमारे को नाइट लैंडिंग का परमिशन, वहाँ पे लैंडिंग करा के, और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हरियाणा को, उनको भी ये उनको कन्वे किया कि भी उनको वहाँ से रिसीव करके हमारे पास जो एम्बुलेंस वो वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी, हमारे को, मेरे माताजी को साथ में लेकर हम लोग रात्रि में ही यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने पर मैं देखता हूँ कि मेरे घर के आंगन के बाहर वहाँ हरियाणा के जो राज्यपाल और पंजाब के राज्यपाल वो बाहर खड़े हैं। तो मैंने उनको नमन किया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का हमारे को फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से जाके, क्योंकि मैं अभी पहुंच नहीं सकता, तो टंडन जी हमारे परिवार के बड़े रहे हैं और बड़े सम्मानीय सदस्य रहे हैं, हमारे सबके सीनियर रहे हैं, तो आप मेरी तरफ से जाकर वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर पे पुष्प चढ़ा के आए। और वो लोग यहाँ पर थे। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को, वो यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी पीएमओ से इंटीमेशन यहाँ पर भी आई हुई थी, क्योंकि उस दिन हजारों लोग आ रहे थे यहाँ पे, पूरे आंगन के अंदर यहाँ शामियाना लगा के उनके बैठने का प्रबंध, उनके चाय पानी का प्रबंध, उसके लिए भी यहाँ पर सारे ऑफिसर तैनात। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पिताजी जो है वो चले गए हैं, लेकिन मोदी जी एक मेरे पिता के रूप में उन्होंने घर की व्यवस्था को देखते हुए सारा प्रबंध। नरेंद्र मोदी, आप मोदी के सार्वजनिक जीवन का कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, ऐसी एक नहीं सैकड़ों कहानियां मिल जाएंगी। मोदी की स्टोरी सुनाने वाले ऐसे एक नहीं सैकड़ों किरदार मिल जाएंगे। ये कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी की जर्नी ही ऐसी है जिसमें अनगिनत स्टोरीज हैं। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने जो फैसला आज शाम को किया, योगी की कैबिनेट ने वो फैसला सुबह ही कर लिया। मोदी देश के 80 करोड़ गरीबों को अगले 6 महीने तक अनाज देंगे। योगी आदित्यनाथ यूपी के 15 करोड़ गरीबों को अनाज तो देंगे ही देंगे, साथ में दाल, नमक, रिफाइंड तेल भी देंगे। और योगी चीनी की भी सप्लाई कम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में राशन को लेकर बहुत कुछ कहा गया। अखिलेश यादव लोगों को समझाते रहे कि चुनाव बंद होगा तो राशन भी बंद हो जाएगा। योगी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन न अनाज कम किया, न नमक, न तेल, न चीनी। दरअसल बात यूपी चुनाव की है ही नहीं, प्लान इससे आगे का है। महायोगी की महाविजय से आगे की क्या मंजिल है, समझते हैं। चाचा और भतीजे में फिर ठन गई है। चुनाव में हार मिली तो यादव परिवार में फिर से तकरार शुरू हो गई है। चाचा और भतीजे का 4 दिन का याराना चुनाव बीतते ही यलगार में बदल गया है। शुरुआत भतीजे ने की। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के विधायकों की पहली बैठक बुलाई तो चाचा शिवपाल सिंह यादव को नहीं बुलाया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने शिवपाल के बिना ही अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया। अब अखिलेश यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनेंगे और चाचा शिवपाल खाली हाथ रहेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी विधानमंडल दल समाजवादी पार्टी के नेता चुने गए हैं और विधायक दल के भी नेता चुने गए हैं। जनता की मूलभूत ज्वलंत समस्याओं को लेकर सदन में माननीय अखिलेश यादव जी जनता की पक्ष को बहुत मजबूती के साथ रखेंगे। लखनऊ के 19 विक्रमादित्य मार्ग पर जिस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक चल रही थी, उस वक्त शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बैठकर भतीजे पर क्रोधित हो रहे थे। हम अभी समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है।
तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया और अभी हम सीधे यहाँ से जा रहा हूँ इटावा। यूपी चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। भतीजे के मोह में फंसकर चाचा शिवपाल ने यादव परिवार को फिर से एक करने पर हामी भर दी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पर भी शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े और सपा कैंडिडेट्स का प्रचार भी किया। शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से सपा के विधायक हैं। विधायक दल की मीटिंग के लिए वो लखनऊ में बैठे थे। शिवपाल सिंह यादव ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। 2 दिनों तक वो मीटिंग के न्योते का इंतजार करते रहे। बुलावा नहीं आया तो शिवपाल इटावा रवाना हो गए। 2 दिन से मैं इंतजार कर रहा था, नहीं तो मैं अपना चला जाता। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए मेरा जाना विधानमंडल दल की बैठक में उचित नहीं है। जबकि देखिए, मैंने तो हमेशा यही कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उससे हम निभाएंगे, लेकिन आज हमें विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, मुझे बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं नहीं गया। शिवपाल सिंह यादव को सपा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाने के पीछे सपा का अपना लॉजिक है। समाजवादी पार्टी के आज विधायक दल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी चुने गए हैं, सर्वसम्मत से चुने गए हैं। नेता प्रतिपक्ष की कार्यवाही विधानसभा में होगी, पार्टी लिखकर भेजेगी। हमारे सभी सहयोगी दल के माननीय नेताओं को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को और सहयोगी दलों के विधायकों को 28 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी ने आमंत्रित किया है। सब लोग 28 तारीख को आएंगे और 28 तारीख को सदन की कार्यवाही के बारे में चर्चा होगी और सब लोग सामूहिक रूप से जनता की समस्याओं को सदन के अंदर किस प्रकार उठाएंगे, वो चर्चा 28 तारीख को भी सहयोगी दलों के साथ हो जाएगी। अखिलेश की पार्टी चाचा शिवपाल सिंह यादव को अब भी सहयोगी दल का नेता मानती है, जबकि शिवपाल सिंह यादव साइकिल के सिंबल पर लड़े। तकनीकी रूप से शिवपाल सपा के विधायक हैं और विधानसभा में उनको सपा का व्हिप भी मानना पड़ेगा। यानी विधानसभा में शिवपाल सिंह यादव को वही करना होगा जो भतीजे की मर्जी होगी। विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव का खुलकर साथ दिया। चाचा ने भतीजे को अपना नेता भी मान लिया। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़े। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, बावजूद इसके वो सपा के सिंबल पर चुनाव लड़े। ऐसे में सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी का ही उनको विधायक टेक्निकल तौर पर माना जाएगा, और ऐसे में जब शिवपाल यादव ने इतना कुछ किया, बावजूद इसके उनको अगर विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाया जाता है तो ये बात निश्चित तौर पर शिवपाल यादव को अखरेगी ही। ये फैसला कैसे हुआ ये भी साफ नहीं हो सका है, लेकिन इस फैसले के पीछे अखिलेश यादव से कंसेंट नहीं ली गई होगी, ऐसा कम से कम मौजूदा परिस्थितियों में संभव तो नजर नहीं आता है। भविष्य में शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ ही विधानसभा में बैठेंगे और समाजवादी पार्टी के व्हिप का पालन भी करेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के ऊपर ये दूसरा बड़ा डेंट नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ही अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर चुकी हैं, और अब अगर शिवपाल यादव भी समाजवादी पार्टी से टूटकर बिखरते हैं तो निश्चित तौर पर यादव वोट बैंक पर यह अब तक का सबसे बड़ा आघात माना जाएगा। अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के साथ मुकाबले का स्टेज सेट करने में लगे हैं। अखिलेश ने 28 तारीख को शिवपाल सिंह यादव को भी बुलाया है, जयंत चौधरी को भी बुलाया है, ओपी राजभर और पल्लवी पटेल को भी बुलाया है। मगर आरएलडी वाले जयंत चौधरी अपनी राह अलग करने में जुट गए हैं। जयंत चौधरी ने आज योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। योगी की कैबिनेट ने आज जो सबसे बड़ा फैसला लिया, जयंत उसके साथ हैं। अब सवाल है कि क्या अखिलेश के साथ जयंत की जोड़ी बरकरार रहेगी या फिर यूपी में कोई नया समीकरण बनेगा। आगे की बात बताएंगे, उससे पहले आपको जयंत चौधरी की बात सुना देते हैं।
हमारे साथ इस समय जयंत चौधरी जी हैं, जो कि अपने विधायक दल की बैठक करने आए थे। सर, आज विधायक दल की अपने बैठक की है, क्या क्या चीजें फाइनल हुई हैं? हमारे विधायक काम करना चाहते हैं, उत्साहित हैं, चुनौती के लिए तैयार हैं और जिस तरह से विश्वास के साथ इनके पक्ष में लोगों ने मतदान किया है, उनकी उम्मीदों पे हमें खड़ा उतरना है। पार्टी के संगठन को अभी हमने फिलहाल भंग किया है यूपी में, तो नए सिरे से काम करने की जरूरत है और संगठन जो अब हम बनाएंगे उसमें जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको चिन्हित करके तरजीह दी जाएगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए जो गरीबों को राशन मिलता था, जनता को राशन मिलता था, उसको कंटिन्यू किया है। कैसे देखते हैं इस पहले फैसले? कंटिन्यू होना ही चाहिए। बहुत कठिन समय है, आर्थिक तंगी है, हर परिवार उसको महसूस कर रहा है। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ गया, बिजली पे जो छूट इनको देनी चाहिए थी शायद वो नहीं दे रहे। तो इन सब के बीच में जो भी गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सरकार करती है, मैं तो मानता हूँ ये भी कम है। हमने ये मांग की थी कि आप आलू को भी इसमें जोड़ सकते हैं, जहां आलू का उत्पाद होता है किसानों को भी लाभ मिल जाएगा और पौष्टिक आहार भी मिल जाएगा। अखिलेश जी को आज विधायक दल का नेता चुना गया, अब लखनऊ में रहकर वो संघर्ष करेंगे। कैसे देखते हैं उनके इस फैसले को? आप सहयोगी हैं उनके? बिल्कुल अच्छा फैसला है, मैं उस फैसले की सराहना करता हूँ, उस फैसले के साथ। आप राज्यसभा सांसद बनेंगे? अभी ये कोई बातचीत तय नहीं है, जून और या जुलाई में जाकर ये चुनाव होगा। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, आपके जो पूर्व अध्यक्ष ने, पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था, उसको लेकर के आप कुछ मंथन हुआ है क्या? लेटर मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। जयंत चौधरी योगी के जिस फैसले से खुश हैं, योगी के जिस फैसले की तारीफ कर रहे हैं, वो फैसला क्या है जानते हैं? दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी कैबिनेट ने जो पहला बड़ा फैसला किया है, उससे यूपी के 15 करोड़ गरीबों को सीधे फायदा होगा। योगी आदित्यनाथ ने मुफ्त राशन योजना जून तक बढ़ा दी है। योगी 2.0 सरकार के इस पहले फैसले का मतलब है अगले 3 महीने तक हर गरीब परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए। यूपी में कुल 15 करोड़ वोटर हैं। योगी के फैसले से 15 करोड़ गरीबों को फायदा होगा। वोट की गिनती तो 10 मार्च को ही खत्म हो गई। योगी को अगले 5 साल तक वोट गिनने की जरूरत नहीं है। ऐसे फैसले होते रहे तो 24 और 27 में भी योगी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का पहला फैसला 15 करोड़ प्रदेशवासियों को जो निःशुल्क राशन और राशन के साथ जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती रही है वो आगे भी उपलब्ध कराई जाएगी और उसके लिए 3,270 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च करेगी। धन्यवाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज का फैसला कितना बड़ा फैसला है? उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों के सीधे परिवारों तक हम गए हैं और 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया है और हम लोगों के साथ खड़े हैं। प्रदेश की जनता के आशीर्वाद की
वजह से हम लोगों को दोबारा काम करने का अवसर मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। यूपी के गरीब परिवारों को योगी हर वो चीज दे रहे हैं जिसकी उनको जरूरत होती है। अंत्योदय परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज, पात्र गृहस्थी परिवार को हर महीने 5 किलो अनाज, हर परिवार को 1 किलो दाल, हर परिवार को 1 किलो रिफाइंड तेल, हर परिवार को 1 किलो नमक, हर अंत्योदय परिवार को 1 किलो चीनी, कुल 15 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ। योगी की यही वो योजना है जिसने जयंत चौधरी को योगी टर्न लेने को मजबूर कर दिया। अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता तो बन गए हैं, लेकिन योगी का मुकाबला करने वाला प्लान उनके पास नहीं है। 28 को जब वो अपने सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे तो चाचा शिवपाल सिंह यादव, जयंत चौधरी और ओपी राजभर उस मीटिंग में आएंगे या नहीं, इसे लेकर संशय बना हुआ है। ओपी राजभर अमित शाह से मिल चुके हैं, आगे वो क्या फैसला करते हैं सिर्फ राजभर को मालूम है। अकेली पल्लवी पटेल ऐसी हैं जिन्होंने अभी कोई संकेत नहीं दिया है। अनुप्रिया पटेल के होते हुए पल्लवी पटेल के बीजेपी के साथ जाने के चांस कम है। अखिलेश को टेंशन हो रही है, योगी फुल एक्शन में है। मंत्रियों के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद योगी ने अपने अफसरों को तलब किया। शपथ ग्रहण के अगले दिन यूपी सरकार के सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अफसरों की मीटिंग बुलाकर सीएम योगी ने उन्हें अपनी सरकार के 5 साल का एजेंडा बताया। योगी ने अफसरों को जो बताया उसका लब्बो-लुआब यह है कि अफसरों को तेजी से काम करना होगा, शासन में पारदर्शिता दिखानी होगी, शिकायतों की समीक्षा खुद योगी करेंगे, काम में शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी, जनता का ख्याल रखना होगा और पब्लिक की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेना होगा। प्रचंड बहुमत पाने के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं। पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने जनता के लिए एक बड़ी सौगात दी और इसी दिन यानी आज ही उन्होंने अफसरों के साथ बैठक भी की और अफसरों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि जनता से जुड़े हुए मामलों में किसी भी तरीके की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी ने अफसरों को साफ कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 साल काम किए हैं उसी तरीके से उनको अपने काम को आगे बढ़ाना है और लोगों के यानी कि जनता के किसी भी काम में किसी भी तरीके की हीला हवाली नहीं करनी होगी और अगर ऐसा कोई करता है तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस यहाँ भी काम आएगा। लेकिन कैबिनेट बैठक करते ही योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन में नजर आने लगे हैं। योगी मीन्स एक्शन। योगी के साथ उनके मंत्री भी एक्शन में हैं। जो काम नहीं कर पाएंगे उनकी छुट्टी होगी। पिछले सरकार के 26 मंत्रियों की छटनी करके योगी ने पहले ही सख्त संदेश दे दिया है, काम सभी मंत्रियों को करना पड़ेगा। फिलहाल मुफ्त राशन योजना को जारी रखने के लिए योगी के फैसले से सब गदगद है। हमारी प्राथमिकता है, आपको चना की दाल लेनी हो, नमक लेना हो, तेल लेना हो और कुछ लेना हो तो बताओ। नहीं तो कोई पोर्टफोलियो आपको मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, क्या क्या बताएंगे? हम अनुशासित कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का आदेश होता है तन मन धन से उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ये मंत्री पद जो है पूरे देश के मछुआरों के नाम जो है समर्पित है। 24 घंटे दरवाजे हैं। आज के दिन में जो है हम लोगों के नेता क्या मुख्यमंत्री जी ने क्या गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। बधाई देता हूँ कि गरीबों को फिर से मुफ्त अनाज मिलेगा, उसके लिए आज पहला काम है। जो लोग कहते थे कि चुनाव के बाद राशन बंद हो जाएगा, यूपी में उनको योगी ने गलत साबित किया और दिल्ली में मोदी ने भी गलत साबित किया। प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को योगी आदित्यनाथ मुफ्त राशन देंगे तो देश के 80 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुफ्त राशन देंगे। दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक हुई तो पीएम अन्न योजना 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई। अब 30 सितंबर तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इस पर सेंट्रल कैबिनेट की मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री मोदी की मुफ्त राशन योजना कोरोना काल में शुरू हुई थी, लेकिन 2 साल बाद ये योजना मोदी केयर का एक तरह से सिंबल बन गई है। चुनाव के दौरान विपक्ष ने इस योजना को लेकर सरकार पर बहुत सारे अटैक किए, इसे चुनावी राशन प्लान बताया। चुनाव के बाद ये योजना बंद हो जाएगी ऐसी बातें राहुल गांधी ने कही तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी इस योजना का खूब मजाक उड़ाया। अगले 6 महीने कोई भी चुनाव नहीं होना है, फिर भी मोदी मुफ्त राशन देंगे। जाहिर तौर पर कैबिनेट का ये फैसला विपक्ष के सारे आरोपों को गलत साबित करता है
और आज के कैबिनेट के फैसले के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्ष ऐसे आरोप नहीं लगाएगा, लेकिन शायद ऐसी उम्मीद बीजेपी नेताओं को भी ना हो। संसद में 32 साल बाद कुछ अलग हुआ है। राज्यसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो पहले से थी, अब पहली बार ऊपरी सदन में उसके 100 सांसद हो गए हैं। राज्यसभा में बीजेपी के 100 सदस्य हो गए हैं। एनडीए के पास राज्यसभा में 120 सदस्य हो गए हैं। किसी भी अहम कानून को राज्यसभा से पास कराने के लिए नरेंद्र मोदी को अभी विपक्षी पार्टियों का मुंह देखना पड़ता है। कभी वाईएसआर कांग्रेस, कभी टीआरएस, कभी बीजेडी, कभी बीएसपी। मोदी के कानून को विपक्ष की पार्टियों का सपोर्ट मिलता है, तभी वो राज्यसभा का टेस्ट पास कर पाते हैं। अब एनडीए अपने दम पर बहुमत के करीब है। इसी साल वो मौका आ जाएगा जब राज्यसभा में भी मोदी का बहुमत हो जाएगा। असम से तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। पूर्वोत्तर के इस राज्य में इस वक्त तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। ये तस्वीरें असम के नौगांव की हैं, जहां आज बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। भारी बारिश से नौगांव के पास दीमा हासों में लैंडस्लाइड हो रही है। तो लैंडस्लाइड की ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तेज बारिश की वजह से कैसे असम और मेघालय में ठंड काफी ज्यादा बढ़ भी गई है। और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर में अगले और 24 घंटों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।